हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द होम लैब। आज हम पढ़ेंगे विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म। रेटिनॉल एंड रेटिनाइल ईस्टर्स ऑब्टेन्ड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। जैसा कि हमें पता है, जो विटामिन ए है वो हमारा दो फॉर्म में पाया जाता है। एक हमारा रेटिनॉल एंड रेटिनाइल ईस्टर्स होते हैं और दूसरा हमारा बीटा कैरोटीन होता है। तो ये जो रेटिनॉल और रेटिनाइल ईस्टर है, ये हमें मिलता है कहाँ से? एनिमल ओरिजिन से। यानी अगर हम कोई ऐसा फूड खा रहे हैं जो हमारा एनिमल से मिलता है, जैसे हमारा मिल्क हो गया और हमारा मीट प्रोडक्ट हो गया कोई भी, तो इससे हमें जो विटामिन ए मिलेगा उसका फॉर्म क्या होगा? रेटिनॉल या फिर रेटिनाइल ईस्टर होगा। दूसरा बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जब हम फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खा रहे हो या डेयरी का जो फैट है, इसमें जो हमें विटामिन ए मिलेगा उसका जो फॉर्म होगा वो होगा बीटा कैरोटीन। एंड इनटेक, हाँ, इस पॉइंट पे आने से पहले कि जो हमारा ये बीटा कैरोटीन होता है, ये हमारी बॉडी में जा कर के हमारे लीवर में, हमारे इंटेस्टाइन में ये कन्वर्ट होता है किसमें? रेटिनॉल में। बीटा कैरोटीन के फॉर्म में इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। बीटा कैरोटीन हमारे लिवर और इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होगा रेटिनॉल में, उसके बाद ये हमारे इंटेस्टाइन के एंट्रोसाइट्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा। एन इनटेक ऑफ 5 ग्राम ऑफ फैट इज नेसेसरी फॉर बीटा कैरोटीन एब्जॉर्प्शन। यानी कि बीटा कैरोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए 5 ग्राम ऑफ फैट की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी बॉडी में बीटा कैरोटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए कितना? 5 ग्राम ऑफ फैट की ज़रूरत होती है बीटा कैरोटीन के लिए। उसी तरह हमारा रेटिनॉल और जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, डी, ई और के, इसके लिए ज़रूरी होता है बाइल एसिड। यहाँ 2 पॉइंट हमें याद रखनी है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीटा कैरोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए कितने ग्राम फैट की ज़रूरत होती है? तो 5 ग्राम फैट की ज़रूरत होती है। और बीटा कैरोटीन के अलावा जो भी हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन है, डी, ई, के या फिर रेटिनॉल, इनके एब्जॉर्प्शन के लिए हमें बाइल एसिड की ज़रूरत होती है। रेटिनॉल कैन बी एब्जॉर्ब फ्रॉम फूड डायरेक्टली इनटू द इंटेस्टाइनल वॉल सेल्स। अभी हमने बताया था कि बीटा कैरोटीन के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, बल्कि किस में कन्वर्ट होता है? रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है। रेटिनॉल विटामिन ए का ऐसा फॉर्म है जो डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइनल वॉल सेल से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका ब्रेकडाउन की ज़रूरत नहीं होती है, इसको हाइड्रोलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बिफोर रेटिनाइल ईस्टर्स कैन बी एब्जॉर्ब दे मस्ट बी हाइड्रोलाइज्ड टू फ्री रेटिनॉल एंड ऑर्गेनिक एसिड। हाँ, हमने जाना है रेटिनॉल जो कि डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक होता है हमारा रेटिनाइल ईस्टर्स और बीटा कैरोटीन, हमने 3 के बारे में जाना है। बीटा कैरोटीन कन्वर्ट होगा रेटिनॉल में। कन्वर्जन प्लेस क्या है? हमारा लीवर एंड इंटेस्टाइन। रेटिनाइल ईस्टर भी हमारा ब्रेकडाउन होता है 2 पार्ट में। एक तो ये बनेगा रेटिनॉल और एक बनेगा, ये एक तरह का एक एसिड निकलता है इससे, ऑर्गेनिक एसिड। 2 पार्ट में ये ब्रेक होता है, उसके बाद ये जो है एब्जॉर्ब होता है। और बीटा कैरोटीन भी कन्वर्ट होता है रेटिनॉल में, तब इसका एब्जॉर्प्शन होता है। अगर आप एनिमल बेस्ड कोई प्रोडक्ट खा रहे हो, एनिमल बेस्ड आप फूड खा रहे हो, तो उसका 75% जो रेटिनॉल होगा या रेटिनाइल ईस्टर होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और बीटा कैरोटीन का सिर्फ 5 to 50% ही एब्जॉर्ब हो पाता है, क्योंकि इसके कन्वर्जन में भी कुछ लॉस होता है। क्योंकि इसके कन्वर्जन में भी कुछ बीटा कैरोटीन लॉस हो जाती है ना, बीटा कैरोटीन का रेटिनॉल में कन्वर्ट होने में इससे कुछ लॉस होता है, तो इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन कम है एज कम्पेयर टू रेटिनॉल एंड रेटिनाइल ईस्टर। हमें ध्यान रखना है कि 75% रेटिनॉल एंड रेटिनाइल ईस्टर हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि
बीटा कैरोटीन का सिर्फ और सिर्फ 5 to 50% ही एब्जॉर्प्शन हो पाता है। एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि हम जैसा कि एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ा है कि बीटा कैरोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए फ़ैट की ज़रूरत होती है, बीटा कैरोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए, और हमारा रेटिनॉल हो गया, DEK जो विटामिन है हमारी फैट सोल्यूबल, उनके लिए हमें बाइल एसिड की ज़रूरत होती है। तो जब कभी भी हमारे बाइल डक्ट में या फिर बाइल सिक्रीशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो इससे हमारा जो फैट सोल्यूबल विटामिन है इनके एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि हमारे बॉडी में कौन से पार्ट में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो फैट सोल्यूबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि बाइल डक्ट में अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन जितनी भी है उनके एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आएगी। और अगर बाइल एसिड का भी सिक्रीशन कम हो रहा है तो इससे भी हमारा जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उसके एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, इन सब में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ तक हो गया, हमने पढ़ लिया कि कैसे एब्जॉर्प्शन के लिए क्या ज़रूरी है विटामिन ए के, और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि रेटिनॉल एंड रेटिनाइल ईस्टर्स जो कि हमें मिलते हैं एनिमल फूड से, और बीटा कैरोटीन हमें मिलता है फ्रूट, वेजिटेबल एंड डेयरी फैट से। और बीटा कैरोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें 5 ग्राम ऑफ फैट चाहिए होता है, और DEK एंड रेटिनॉल के लिए हमें बाइल एसिड चाहिए होता है। इन सब का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है तो हमारे इंटेस्टाइनल वाल सेल्स में होता है। 75% ऑफ रेटिनॉल एंड रेटिनाइल ईस्टर्स जो होते हैं वो हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि बीटा कैरोटीन का 5 to 50% ही एब्जॉर्प्शन हो पाता है। अब आते हैं हम इसके आगे कि एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है। जो हमारा एब्जॉर्ब्ड विटामिन ए होता है इन द फॉर्म ऑफ रेटिनॉल या रेटिनाइल ईस्टर्स या बीटा कैरोटीन और रेटिनल प्रोड्यूस फ्रॉम बीटा कैरोटीन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन विद इन द काइलोमाइक्रॉन्स। अब वो एब्जॉर्प्शन हो चुका है, मान लीजिए ये हमारी इंटेस्टाइनल वॉल है, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए मानना है ये इंटेस्टाइनल वॉल है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो चुका है। अब इसको ट्रांसपोर्ट करना होगा ना, जहाँ बॉडी के जिस पार्ट को ज़रूरत होती है तो ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होगा, तब इसका ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो काइलोमाइक्रॉन्स के साथ मिल करके होता है। अब ये काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं तो प्रोटीन और फैट का एक मिक्सचर होता है, मान लीजिए ऐसे, फैट और प्रोटीन का, ये दोनों आपस में मिले रहते हैं, और ये हमारे विटामिन ए को भी अपने साथ ले करके बाइंड कर लेते हैं, और इस फॉर्म में ये सर्कुलेट होता रहता है। हमारे पहले लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, फिर लिम्फेटिक सिस्टम से है हमारे ब्लड में आता है। लिम्फेटिक सिस्टम भी हम आगे किसी उसमें समझेंगे। अभी के लिए हमें याद रखना है कि ये हमारे सेल वॉल जो है इंटेस्टाइन के, इसमें हमारा विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद ये काइलोमाइक्रॉन्स के साथ मिल करके ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में आता है, उसके बाद ये फिर हमारे ब्लड में ये जाता है। मोस्ट ऑफ द रेटिनॉल एंड रेटिनाइल ईस्टर्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लिवर, एडिपोज टिश्यू, किडनी, बोन मैरो, लंग एंड आई टिश्यूज़। यानी कि जो हमारे ये रेटिनॉल ईस्टर्स या रेटिनॉल जो भी होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम से जब ब्लड में आते हैं तो उसके बाद ये कहाँ को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, लीवर में जाता है, एडिपोज टिश्यू में जाता है, किडनी में जाता है, बोन मैरो में जाता है, लंग में और आई टिश्यूज़ में जाता है। ये हमें प्लेसेस याद रखने होंगे क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं हमारे। When vitamin A is required by the rest of the body, it is released from the liver and transported to the layer tissues in the form of retinol bound to retinal binding protein। हाँ, नॉर्मल सा है कि भाई हमारा लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए ब्लड के थ्रू हमारे लीवर में, एडिपोज टिश्यूज़ में, किडनीज़ में, बोन मैरोज़ में, लंग्स में एंड आई टिश्यूज़ में आ गया। अब क्या होता है यहाँ पे ये स्टोर रहता है। जब भी हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को ज़रूरत होती है विटामिन ए की, तब ये हमारे लीवर के द्वारा रिलीज़ किया जाता है और ट्रांसपोर्ट हो जाता है उस पार्टिकुलर टिश्यू को जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। किसके साथ? एक प्रोटीन होती है रेटिनाइल बाइंडिंग प्रोटीन। इस प्रोटीन के साथ ये स्टोर्ड रेटिनाइल ईस्टर, रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन जो भी हमारे होते हैं जो स्टोर रहते हैं वो रेटिनाइल बाइंडिंग प्रोटीन, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ मिल करके उस टारगेटेड टिश्यू के पास पहुँचाए जाते हैं। रेटिनाइल बाइंडिंग protein within plasma itself however becomes bound to a protein called transthyretin or prealbumin।
और ये जो हमारा रेटिनाइल बाइंडिंग प्रोटीन होती है, ये जो है खुद बाउंड हो जाती है प्रोटीन के साथ, जिसे बोलते हैं ट्रांसथायरेटिन। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन जो होती है ये किसके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है, तो हमारा रेटिनॉल के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। इसको प्री एल्ब्यूमिन भी कहते हैं, जो कि रिलीज़ कहाँ से होती है, तो हमारे लीवर से रिलीज़ होती है। हमारा लीवर इसे सिंथेसाइज करता है इस प्रोटीन को, और आरबीपी के साथ ये कंबाइन हो जाता है। फिर आरबीपी का काम है कि स्टोर्ड हमारे जो रेटिनॉल हैं वो हमारे लिवर में या एडिपोज टिश्यू में, किडनी या बोन मैरो या लंग आई टिश्यू कहीं भी जो स्टोर्ड हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टारगेटेड टिश्यू के पास। अगला पॉइंट, आरबीपी जो होता है हमारा रेटिनाइल बाइंडिंग प्रोटीन एंड ट्रांसथायरेटिन सर्व टू मेक विटामिन ए मोर सोल्यूबल इन ब्लड प्लाज्मा। इनका काम क्या होता है, क्यों ये आ जाते हैं हमारे रेटिनॉल के साथ, तो ये मोर सोल्यूबल बना देते हैं विटामिन ए को ब्लड प्लाज्मा में। इजी हो जाता है विटामिन ए का सोल्यूबल होना। तो ये रहा हमारा आज का एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन ए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।